तो हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका प्लस माइनस चैनल पे। मेरा नाम है साकिब और आज हम लोग बात कर रहे होंगे क्लास 9th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेहतर होगा अगर आप एनसीईआरटी लेकर बैठ जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो भी सारे टॉपिक्स डिस्कस हो रहे होंगे वो एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे और आपको रेफरेंस लेने में मदद मिलेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं आज हम किन सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है मैटर, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तीसरा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, स्टेट्स ऑफ मैटर, इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, लैटेंट हिट और लास्ट में इवापोरेशन। इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं अपने पहले पॉइंट के बारे में दैट व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है? तो हमने इसके बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है दैट एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, उसे हम मैटर कहते हैं। अब हमारे आसपास में सारी चीजें लगभग मैटर है। फॉर एग्जाम्पल आप और हम हो गया, एक वुडन ब्लॉक हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये कैमरा हो गया, ये सारी चीजें मैटर है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि कौन सारी चीजें मैटर नहीं है? तो उसमें आती है हमारी शैडो हो गई, वो मैटर नहीं है। फिर हमारे इमोशंस हो गए जैसे लव, हेट्रेड, ये सारी चीजें मैटर नहीं है। फिर कुछ वेव्स हो गए जैसे साउंड वेव्स, वो भी मैटर नहीं है। और हमारी जो फीलिंग्स होती है, फॉर एग्जांपल मोटिवेशन, तो मोटिवेशन की बात करूं यार तो वहां आपको दिख रहा होगा लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन, उसे दबा दीजिए तो वो ग्रे कलर का हो जाएगा, तो हमें उससे मोटिवेशन मिलेगी। तो उसे क्लिक करिए, तो ये मोटिवेशन भी क्या है? ये भी मैटर नहीं है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। तो मैटर को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया? मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है उसके फिजिकल नेचर पे, जिसके बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे इस चैप्टर में, और दूसरा जो है वो है उसके केमिकल एस्पेक्ट्स पे। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या कहता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर पार्टिकल से बना होता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो है, अगर मैटर पार्टिकल से बना है तो फिर उसके कंटिन्यूअस फॉर्म्स हमें कैसे दिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल कोई एक वुडन ब्लॉक है, आपके घर में टेबल और चेयर है, तो अगर वो पार्टिकल से बने हुए हैं तो उनके इतने बड़े कंटिन्यूअस फॉर्म्स कैसे हैं? तो यहां से क्वेश्चन आता है, इज मैटर कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट? तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम बीकर लेंगे जिसमें पानी भरा होगा और उसमें शुगर या फिर सॉल्ट डिसॉल्व करेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि उसमें शुगर या फिर सॉल्ट पूरे अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है। तो वो जो पार्टिकल्स हैं, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, उसमें जाकर वो डिसॉल्व हो जा रहा है, उनके स्पेसेस में जाकर वो मिल जा रहा है। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि मैटर पार्टिकल से बना हुआ है। इसमें जो सेकंड पॉइंट है उसके बारे में क्या है कि मैटर के पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल एंड टाइनी पार्टिकल्स। तो ये हमें कैसे पता चल रहा होगा? जब हम बात करेंगे एक एग्जांपल लेकर कि अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट का एग्जांपल लें, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है KMnO4। तो अगर हम KMnO4 के कुछ क्रिस्टल्स लें और उसे पानी में डाल दें, एक बीकर में डाल दें, तो वो पूरा पिंकिश कलर का हो जाएगा। तो अगर हम उसमें से कुछ पानी निकाल लें और उसे डाइल्यूट करते चले जाएं, डाइल्यूशन का मतलब क्या होगा? उसमें हम पानी मिक्स करते चले जाएं, तो क्या होगा? पिंक कलर फेड तो होगा, फिर भी रिपीटेड प्रोसेस के बाद भी, डाइल्यूशन के बाद भी हमें पिंकिश कलर दिखेगा, फेड ही दिखेगा पर दिखेगा। इससे क्या कंक्लूड होता है यार कि मतलब हम कितना भी डाइल्यूशन कर दें, वो जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को स्मॉल पार्टिकल्स में और डिवाइड करते जा रहे हैं। तो मतलब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत स्मॉल और टाइनी होते हैं। तो बात करते हैं आगे अपने अगले पॉइंट के बारे में दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसमें क्या है? इसमें तीन बातें कही गई हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है पार्टिकल्स
हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तो ये तो हमें पहले एग्जांपल से ही समझ में आ गया था कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनमें स्पेसेस होता है। क्यों? क्योंकि जब हमने शुगर और सॉल्ट को डिसॉल्व किया था तो उसके पार्टिकल्स वाटर में जाके इनविजिबल हो जा रहे थे, पूरे तरीके से डिसॉल्व हो जा रहे थे। तो वहां से क्या कंक्लूजन मिला था कि मैटर के पार्टिकल्स में स्पेसेस होता है। ठीक है, तो वहां से जो सेकंड पॉइंट आता है वो है पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब क्या हुआ? वो हर सारी चीजें जो मोशन में होती हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर में भी काइनेटिक एनर्जी है। और क्या ये काइनेटिक एनर्जी किसी चीज पे डिपेंड करता है? किसी चीज से इफेक्ट होता है? तो वो हाँ होता है, और वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है। इसका एक एग्जांपल आपने अपने घर में देखा होगा, जब हम एक बीकर ऑफ वाटर को नीचे से हीट प्रोवाइड करते हैं तो वाटर बॉईल करता है, उसकी जो रैंडम मूवमेंट्स होती है उसके पार्टिकल्स की बहुत तेज हो जाती है। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं, जब हम किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके पार्टिकल्स का मूवमेंट ऑलरेडी बढ़ जाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी बढ़ जाती है। तो इसी में एक सब टॉपिक है, वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? तो हमने पढ़ रखा है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब एक एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी रूम में हम अगरबत्ती जला दें किसी एक कॉर्नर में, तो थोड़े देर के बाद अगर हम रूम से एंटर होते हैं दूसरे कॉर्नर से, तो हमें वहां भी उसकी सुगंध मिल रही होगी, उसका स्मेल आ रहा होगा। वो किस वजह से होता है? इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है डिफ्यूजन का। जो अगरबत्ती के पार्टिकल्स हैं वो रूम के गैसेस के साथ इंटरमिक्स हो जा रहे हैं। इंटरमिक्स होकर हमें उस रूम तक, मतलब हमें उस रूम के कॉर्नर तक भी उसकी स्मेल आ रही है। यहां पर डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट है। तो हमें डिफ्यूजन क्लियर हो गया। बात करते हैं आगे, बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। वो क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्सेस बिटवीन देम। तो ये हमें क्लियर है कि मैटर के पार्टिकल्स में फोर्सेस तो होते हैं, तब उसके कंटिन्यूअस फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैंने वुडन ब्लॉक की बात की थी, अगर मैटर पार्टिकुलेट होता तो फिर उसके पार्टिकल्स साथ में रह ही नहीं पाते अगर उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। तो उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि मैटर को एक कंटिन्यूअस फॉर्म देता है। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वैरी करता है, वो मैटर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का मैटर है, उसके स्टेट्स पे वो डिपेंड करता है कि उनके बीच कितना फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। तो इसके कुछ पोस्टुलेट्स हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम इसके बारे में अभी बात कर चुके हैं। जो पहला पॉइंट था वो था मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी एंड स्मॉल पार्टिकल्स। ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, ये हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट के बारे में। जो इसमें सेकंड पॉइंट है वो है द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। ये तो हमें क्लियर था कि उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, उन स्पेसेस का नाम होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स के बीच की बात हो रही है, उनके बीच के स्पेसेस की बात हो रही है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? कहता है दैट मॉलिक्यूल्स हैव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ये अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब इसे ब्रॉडर पिक्चर में हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। पर फोर्सेस होती हैं दो तरीके की, एक कोहेसिव और दूसरा एडहेसिव। तो कोहेसिव और एडहेसिव में क्या अंतर है? कोहेसिव दो सिमिलर पार्टिकल्स के बीच में, दो सिमिलर पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। और जब दो डिसिमिलर टाइप ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम कहते हैं एडहेसिव फोर्सेस। तो कोहेसिव एडहेसिव हमें समझ में आ गया। इसमें ही जो चौथा पॉइंट है इसके पोस्टुलेट्स में, जो चौथा पॉइंट है वो क्या कहता है? दैट पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसके बारे में बात कर चुके हैं। वो उस रैंडम मूवमेंट्स के कारण उस पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। यहां तक हमें क्लियर हो गया। बात करते हैं आगे, बढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो स्टेट्स ऑफ मैटर हम सभी को पता है तीन तरीके की होती हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और तीसरा जो है वो है गैसियस स्टेट। एनसीईआरटी में दो और स्टेट्स के बारे में बात की गई है लास्ट में, बट हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो लेस कॉमनली नोन है। उनके नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स और प्लाज्मा। तो उसे हम अभी रहने देते हैं। बात करते हैं सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट के बारे में।
तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है उनमें इनका बिहेवियर अलग अलग तरीके का होता है। सॉलिड अलग तरीके से बिहेव करता है, लिक्विड अलग तरीके से बिहेव करता है और गैसियस अलग तरीके से बिहेव करता है। पहले बात कर लें कि ये सारी प्रॉपर्टीज हैं क्या। तो इनमें आपका क्या आ जाता है, कुल 9 प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहला मास, फिर वॉल्यूम, शेप, डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी, फिर आपके हो गए थर्मल एक्सपेंशन, फ्री सरफेसेस और लास्ट में डिफ्यूजन। इन सारे प्रॉपर्टीज में सारे स्टेट्स ऑफ मैटर का बिहेवियर अलग तरीके का होता है। सॉलिड अलग तरीके से बिहेव करते हैं, लिक्विड और गैस अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं कि सारे स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे बिहेव कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कंप्रेसिबिलिटी और रिजिडिटी क्या होता है और थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, जब हम किसी चीज को कंप्रेस करते हैं, बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस उस पर अप्लाई करते हैं, तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, तो उसे कहते हैं हम कि वो कितना कंप्रेसिबल है या फिर नहीं है, वो होता है कंप्रेसिबिलिटी। रिजिडिटी में क्या होता है, हमें पता चलता है कि वो कितना रिजिड है, यानी वो कितना हार्ड है, क्या वो फ्लो कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है, उसके बारे में हम बात करते हैं रिजिडिटी में। अब बात आई थर्मल एक्सपेंशन की। थर्मल एक्सपेंशन क्या है, जब हम किसी चीज को हीट प्रोवाइड करते हैं तब वो कैसे बिहेव कर रहा है, यानी वो कितना एक्सपैंड कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, कम कर रहा है या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उस बारे में हम पढ़ते हैं थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। तो यहां तक सब चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। और भी तरीका है क्लासिफाई करने का मॉलिक्यूलर लेवल पे कि सारे स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे बिहेव करते हैं। 4-5 तरीके हैं। पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हो गए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो गए, और जो 5वां है वो है काइनेटिक एनर्जी। तो इन सारे प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर का बिहेवियर कैसा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैसे बिहेव करेगा डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, दैट कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपना स्टेट बदल सकता है। तो ये हमने अपने डेली लाइफ एग्जांपल में देखा है कि कैसे आइस वाटर में चेंज हो जाता है और वाटर गैसेस स्टेट यानी वेपर में बदल जाता है। तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे, हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि कैसे एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले बात करें इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। तो इसमें जो पहला कंसेप्ट है वो है मेल्टिंग का, जिसे हम फ्यूजन भी कहते हैं। मेल्टिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। तो यहां से एक बात निकल के आती है मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट होता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम उस टेम्परेचर को रीच करते हैं जहां सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पे कहना जरूरी है क्योंकि प्रेशर पे डिपेंड करता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। ये हम पढ़ेंगे आगे कि किन सारे फैक्टर्स पे मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है, पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करना जरूरी है। अब बात करते हैं कि वो सारे फैक्टर्स क्या हैं जिसपे हमारे मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं। तो इसमें जो पहला फैक्टर, जैसा अभी मैंने कहा, वो है प्रेशर। प्रेशर अफेक्ट करता है मेल्टिंग पॉइंट को, प्रेशर उस पर एक्ट करता है। अगर सॉलिड का नेचर है एक्सपैंड होने का, तो अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर अपोज करता है एक्सपेंशन को, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा अगर हम प्रेशर को उस केस में बढ़ाते हैं। सिल्वर, गोल्ड, पैराफिन वैक्स, ये सारी चीजें आती हैं उसमें जो मेल्ट होने के बाद एक्सपैंड करती हैं। आइस, ब्रास, कास्ट आयरन, ये सारी चीजें मेल्ट होने पे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और प्रेशर भी कॉन्ट्रैक्शन को फेवर करता है। दैट्स व्हाई प्रेशर बढ़ाने पे इनका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तो यहां तक चीजें क्लियर है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर की तरफ जो कि मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है, दैट इज इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज सॉलिड में ऐड करने पर उसकी मेल्टिंग पॉइंट घट जाती है। अगर हम किसी एलॉय का एग्जांपल लें, तो अगर वो प्योर मेटल है, अगर कोई प्योर मेटल लेते हैं और उसकी मेल्टिंग पॉइंट को हम कंपेयर करते हैं एक एलॉय से, तो एलॉय की मेल्टिंग पॉइंट उससे कम ही होगी क्योंकि वो एक इम्प्योरिटी है जो हमने प्योर मेटल में ऐड कर दिया। तो इम्प्योरिटीज तक क्लियर है कैसे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट को। इसी में आगे बात करेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। जैसे हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए मेल्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे, उसी तरह लिक्विड भी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, वहां पे हम फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू ए सॉलिड स्टेट, उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग से फिर जो बात निकल के आती है वो है फ्रीजिंग पॉइंट।
तो ये बिल्कुल सिमिलर है मेल्टिंग पॉइंट के, बस डिफर क्या होता है, स्टेट्स का चेंज होना। यहाँ लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, बस इतना सा ही डिफरेंस है। यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करना जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें भी प्रेशर पर डिपेंड करती हैं। अब क्योंकि एक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और एक लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है, तो वही सारे फैक्टर्स जो मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके में फ्रीजिंग पॉइंट को भी अफेक्ट कर रहे होंगे। बात यहां तक क्लियर है? इंटर कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट के बारे में यहां पर कंसेप्ट आ जाता है वेपराइजेशन का। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड स्टेट इनटू ए गैसियस स्टेट, उसे हम कहते हैं वेपराइजेशन। अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट निकल के आता है। यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करना जरूरी है, क्योंकि ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे यानी प्रेशर पे डिपेंड करता है। अब वो टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जहां पर लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सारे फैक्टर्स के बारे में जो बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है, इसमें सबसे पहली जो चीज है वो है प्रेशर। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। अगर हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा। जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड फैक्टर है जो अफेक्ट करता है बॉइलिंग पॉइंट को, वो है इम्प्योरिटीज। अगर हम इम्प्योरिटीज ऐड कर दें किसी लिक्विड में, अगर हम सॉलिड्स मिला दें कुछ, तो उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इम्प्योरिटीज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट, और इम्प्योरिटीज ऐड करने पे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट। तो ये चीज जब होती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। जब कोई सॉलिड स्टेट डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। अगर कोई गैस स्टेट से सीधे सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है कोई मैटर विदाउट चेंजिंग इनटू ए लिक्विड स्टेट, तो उस चीज को हम बोलते हैं डिपोजिशन।